लास्ट क्लास के अंदर हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जरिए प्रेशर की डेरिवेशन की थी और फिर हमने टेम्परेचर और बॉयल्स और चार्ल्स को हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी से दोबारा से ड्राइव किया था। तो उसमें एक चीज है कि स्टूडेंट ने पॉइंट आउट किया था, बिल्कुल ठीक बात है, और वो था हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हमने लिखा था K से लिखा था, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, जनरल गैस जो इक्वेशन का कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसको कहते हैं, उसको हमने डिवाइड किया था किससे, एवोगाड्रो से। आर को जब हमने Na से डिवाइड किया था तो वो जो वैल्यू थी वो हमारे पास 1.38 10 to power -23 थी, और इसका जो यूनिट है हमारे पास वो होता है जूल्स पर केल्विन। दैट्स इट, ठीक है। मैंने मेरा ख्याल है लास्ट टाइम 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल्स पर मोल पर केल्विन ये मैंने लिख दिया था। तो ये मोल नहीं है इसके अंदर। जब हम K की बात करते हैं तो ये मोल जो है ये इसमें नहीं लिखा जाता, ये सिर्फ होता है जूल्स पर केल्विन। ओके, अच्छा जी, अब हम आगे बात करते हैं आज के टॉपिक की। जो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वो हमारे पास डेफिनेशन से कुछ, आज जो पहली डेफिनेशन है उसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अच्छा, अब हीट कैपेसिटी हमारे पास क्या चीज है, ये कुछ मैं इस तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसको लिखते ये हैं, दिस इज ऑफ हीट required to raise the temperature by 1 Kelvin of a substance। क्या मतलब है, ये मेरे पास एक सब्सटेंस है, ओके, कोई ना कोई इसका टेम्परेचर तो होगा। सपोज कर लेते हैं इसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और मैंने सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर को क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो मैंने 30 से कितना करना है, 31 डिग्री करना है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए आई हैव टू प्रोवाइड हीट। तो हम आपसे कह रहे थे हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन ये बता रहे थे हम आपसे, हम कह रहे थे एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का कोई ना कोई इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास होगा। तो जो भी टेम्परेचर है, सपोज कर लिया हमने वो 30 है, तो मैंने 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। तो 30 से कितना करना है, 31। तो 1 जो चेंज है डेल्टा टी जो है वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो या 1 केल्विन हो, बात एक ही होती है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है। चेंज जो होता है, चेंज इन टेम्परेचर, चाहे वो केल्विन में हो या सेल्सियस में हो, एक ही बात है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो बात है वो ये है कि 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट दूंगा। वो जो हीट है उसको हम डेल्टा क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उस हीट को हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। इसको हम कैपिटल सी से लिखते हैं, और ये है हमारे पास डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो डेल्टा क्यू हीट का यूनिट जूल्स, और जो टेम्परेचर है उसका यूनिट मेरे पास क्या है, केल्विन। तो जूल्स पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। मेरा ख्याल आसान सी बात है, कैपिटल सी से लिखेंगे इसको, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या जिसको हम कॉमन स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं, कॉमन स्पेसिफिक हीट भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसको हम कहते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन ऑफ अ यूनिट मास। अब इसमें हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये हमारे पास एक सब्सटेंस है, तो अब जो सब्सटेंस है मेरे पास वो 1 kg है। इस 1 kg सब्सटेंस का कोई ना कोई तो हमारे पास टेम्परेचर होगा। तो इसके भी टेम्परेचर सपोज कर लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, और मैंने टेम्परेचर एग्जैक्टली 1 डिग्री इंक्रीज करना है, 31 करना है। तो मुझे इसको क्या प्रोवाइड करनी पड़ेगी, मुझे इसको हीट प्रोवाइड करनी है, डेल्टा क्यू। हम ये कहते हैं कि वो हीट जो कि 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करे। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 केल्विन या 1 डिग्री ऑफ यूनिट मास, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और इसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी, राइट। इसमें जो इसका यूनिट है हमारे पास वो है, हमारे पास हीट का यूनिट हो जाएगा जूल्स, मास का यूनिट हो जाएगा केजी, और टेम्परेचर का हो जाएगा केल्विन। तो जूल्स पर केजी पर केल्विन। तो इसमें स्पेसिफिक क्या है, स्पेसिफिक है मास।
1 kg mass, this is specific। और याद रखिएगा आगे चल के चैप्टर में जब भी हम न्यूमेरिकल के हवाले से बात करेंगे या आगे और किसी चैप्टर में जब भी किसी हीट के ट्रांसफर की बात हो, हीट आउट हो, जो है वो कोई बॉडी जो है उससे हीट निकल रही हो, जो बॉडी हीट एब्सॉर्ब कर रही हो, तो हम इस डेल्टा क्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस फॉर्मूले को हम कुछ इस तरह करके लिखेंगे कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, राइट। ये एम और डेल्टा टी सी से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो बी केयरफुल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक का मतलब 1 kg को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल सी से, जबकि हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। ओके, अच्छा जी। अब याद रखिएगा एक मटेरियल ऐसे जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको याद होनी चाहिए, और वो है हमारे पास वाटर। तो वाटर के लिए जो स्मॉल सी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 4200 जूल्स पर केजी पर केल्विन होता है। ये याद रखिएगा। बात न्यूमेरिकल में, पुराने वक्तों में तो न्यूमेरिकल में नहीं देता था, लेकिन मैं देख रहा हूं कि अब जो न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और पानी भी इन्वॉल्व होता है, वाटर भी इन्वॉल्व होता है, तो वो गिवन दे देता है। तो ये जो डेटा है हमारे पास, ये आज आमतौर पर ये तो हमारे पास अवेलेबल होता है, ठीक है, हमें जो है एग्जाम में वो प्रोवाइड कर देता है, लेकिन ये बार फिर भी याद होना चाहिए। यहाँ पे चल के मैं एक लॉजिक की आपसे बात करने चाहूंगा, और वो लॉजिक की बात ये करना चाहूंगा, कुछ चीजें उनको हम टच करते हैं तो वो हमें ठंडी लगती है, और कुछ चीजें उनको हम टच करते हैं तो हमें गर्म लगती है। या ऐसा कहना चाहिए कि कुछ चीजें अपने टेम्परेचर को बहुत तेजी के साथ जल्दी जल्दी चेंज कर लेती है, और कुछ चीजें जो है वो बहुत देर से अपने टेम्परेचर को चेंज करती है। तो द क्वेश्चन इज, कोई भी चीज जो अपने टेम्परेचर को जल्दी चेंज करी या देर से चेंज करी, उसका रीजन क्या है? दिस इज द रीजन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज द रीजन। मैं डिस्कस करता हूं। देखिए आयरन जो है, लोहा जिसे हम कहते हैं आयरन, आयरन की जो स्पेसिफिक हीट है वो है हमारे पास 499.9। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि आयरन जो है, लोहा जो है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तकरीबन 500 जूल्स पर केजी पर केल्विन है, जबकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट 4200 है। अब फर्ज करते हैं हमारे पास एक तरफ मेरे और एक तरफ मेरे पास वाटर है। आयरन को फर्ज करें मैंने 500 जूल हीट दी और 500 मैंने वाटर को दी, राइट। फिर मैंने आयरन को दोबारा 500 दिए और वाटर को भी 500। अब 500 के ऊपर आयरन 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेगा, क्योंकि अगर 500 आप दे दोगे 1 kg आयरन को 500 जूल हीट दोगे तो वाटर टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कर लेगा। तो इसका टेम्परेचर था, फर्स्ट करेंगे वाटर का जो टेम्परेचर था वो भी था 30 डिग्री सेंटीग्रेड और आयरन का भी था 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आयरन का टेम्परेचर पहुंच गया 32 पे, ठीक है, जबकि ये कितना है, ये 1000 बने, और 1000 पे वाटर अपना टेम्परेचर चेंज करने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर अपना टेम्परेचर चेंज करेगा जब तक 4200 हीट ना हो जाए। फिर हमने यहाँ पे 500 प्लस 500 किए 2 दफा, तो ये टेम्परेचर पहुंच गया 34 पे। इसको 500 प्लस 500 किए 1000, तो ये 2000 हो गया, नथिंग हैपेंड, पानी ने अपना टेम्परेचर चेंज नहीं किया। इसी तरीके से फिर मैंने आयरन को 500 प्लस 500 दिए तो 36 पे आ गया, वाटर को 500 प्लस 500 दिए तो ये 3000 पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने फिर आयरन को 500 प्लस 500 तो ये जनाब यानी 38 पर पहुंच गया, सही है। जबकि यहां पर मैंने 500 प्लस 500 किए तो ये 1000, तो 1 2 3 4 4000 हो गए अभी तक, क्योंकि 4200 चाहिए। फिर मैंने क्या किया, इसको मजीद 500 दिए तो ये पहुंच गया 39 पर, ठीक है। जब इसको मैंने 500 दिए तो अब ये हो गया 4500 हो गया, तो 4200 से ज्यादा हो गया। तो पानी का टेम्परेचर 31 से चेंज होकर, सॉरी 30 से चेंज होकर 31 सेल्सियस पे पहुंच गया। तो आप देख रहे हैं कि 4200 यानी 4500 जूल हीट अगर मैं वाटर को देता हूं तो इट विल इंक्रीज टेम्परेचर ओनली 1 डिग्री, whereas if I give 4500 joule of energy to iron, it changes temperature to 9 degrees, increases temperature by 9 degrees.
तो इसका मतलब है कि आयरन का टेम्परेचर तो 39 पे पहुंचा होगा, जबकि वाटर ने सिर्फ 1 डिग्री इंक्रीज किया। तो अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो वाटर है वो हमारे पास एक ऐसा मटेरियल है, यानी जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी, वो उतना ही ज्यादा हीट देने के बाद टेम्परेचर चेंज करेगा, मतलब वो आपको उतना ही माहौल में ठंडा मिलेगा, राइट। तो दिस इज द रीजन, मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ चुकी होगी। अब अगर हम बात करते हैं जैसे कराची जैसे शहर है हमारा, जहां हवा चलती रहती है, तो इसका रीजन क्या है? तो देखिए, जमीन पर कराची में हमारे साथ समंदर लगा हुआ है और ये सारी कुछ जमीन है जिसपे हम लोग रहते हैं। तो होता ही है कि दिन में जब सूरज निकलता है तो हमारी जो जमीन है इसका टेम्परेचर जल्दी चेंज हो जाता है, जबकि पानी जो है वो बहुत देर से टेम्परेचर चेंज करता है। तो हमारी जमीन गर्म हो जाती है, तो इससे एयर ऊपर जाती है, जब इससे एयर ऊपर जाती है तो समंदर की तरफ से हवा हमारी तरफ आती है। तो दिन के टाइम में कराची में समंदर की तरफ से खुश्की की तरफ हवा चलती है, रीजन समझ में आ गया होगा। इसी तरह जब रात हो जाती है, सूरज सामने से हट जाता है, तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। अब पूरा दिन हीट लगने से पानी ने जो हीट की होती है, तो पानी इतनी जल्दी ठंडा नहीं होता। तो अब क्या होता है, पानी जो समंदर पानी वाला हिस्सा है वो गर्म हो जाता है, तो उससे एयर गर्म होकर ऊपर उठती है, तो खुश्की की तरफ से हवा जाती है समंदर की तरफ। तो रात के टाइम पे ये हमारा जो जमीन का खुश्क हिस्सा है, इससे हवा चलती है समंदर की तरफ। तो मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ गई होगी कि जी जितने भी ऐसे एरियाज हैं जो कि समंदर के साथ लगते हैं, वहां हवा चलने का जो रीजन है वो ठीक है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक बहुत अहम चीज है जो कि हमें डिफाइन करती है कि कोई चीज कितनी स्पीड से अपना टेम्परेचर चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास सारी स्टोरी थी, किसके मुताबिक थी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के मुताबिक थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। बहुत सिंपल सा लॉ है लेकिन बहुत अहम लॉ है न्यूमेरिकल के हवाले से। लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज ये कहता है कि हीट लॉस्ट हमेशा इक्वल होती है हीट गेन, राइट। अब हीट लॉस बाय वन बॉडी और हीट गेन बाय अनदर बॉडी। एक बॉडी जितनी हीट लॉस करेगी, दूसरी बॉडी उतनी हीट क्या करेगी? गेन करेगी, दैट्स इट। तो हीट लॉस हीट गेन ये दोनों हमेशा आपस में इक्वल होते हैं, ये मतलब है लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। एक और टाइप की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जिसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं? हम इसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि एक मोल गैस है हमारे पास, एक मोल गैस का 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर हमने चेंज करना है। तो एक मोल का 1 केल्विन टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट हम प्रोवाइड करेंगे वो अमाउंट ऑफ हीट हमारे पास कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। अब इस पैसे समझ लो कि फर्स्ट करो हमारे पास ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर ये हमारे पास पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है। और यहां पर मेरे पास जो गैस है वो है मेरे पास 1 मोल गैस है और इसका कोई भी टेम्परेचर सपोज कर लेते हैं, सपोज कर इसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस और मैंने टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज करना है, तो 25 से कितना करना है? 26 डिग्री सेल्सियस करना है। देन आई हैव टू प्रोवाइड हीट। वो हीट जो है उसे हम क्या बोलेंगे? डेल्टा क्यू। तो कितनी हीट देने के बाद एक मोल गैस 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करती है, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो हीट है मोलर स्पेसिफिक हीट, उसको हम कुछ ऐसे लिखेंगे कि डेल्टा क्यू अपॉन, यानी कितनी हीट चाहिए एक मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए, तो डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। सही है, एन किसके लिए स्टैंड कर रहा है? मोल के लिए। एक मोल गैस का 1 केल्विन या 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट हम देंगे वो हमारे पास कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, ये तो हमारे पास एक बात हो गई। अब एक छोटी सी डेरिवेशन है जो इससे रिलेटेड है, उस डेरिवेशन को भी हम समझ लेते हैं। वो डेरिवेशन का मैं क्वेश्चन भी आपको बता देता हूं, एक दफा ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। क्वेश्चन ये है कि वो हमसे कहता है कि ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक heat and
कॉमन स्पेसिफिक हीट, इन दो के दरमियान वो रिलेशन कहता है कि फाइंड आउट करके बताइए। अब हम ये रिलेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, हम बोलेंगे इसका आंसर हमने कुछ ऐसे करना है कि एज वी नो, ये बात तो हम जानते हैं कि जो कॉमन स्पेसिफिक हीट है, जिसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी कहते हैं, उसको हम स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। नेम इट इक्वेशन नंबर 1। अब ये कई दफा मैं आपको मोल, जब से ये हीट चैप्टर आया मैं आपको कई दफा मोल बता चुका हूं। तो मोल की जो डेफिनेशन है, जो हम जानते हैं, मोल को हम एन से लिखते हैं और वो क्या होता है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास n से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इंप्लाइज दैट, तो n m किसके बराबर हो जाएगा? इस स्मॉल m के बराबर हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो इस n और m को हमने मल्टीप्लाई किया तो स्मॉल m की वैल्यू आ गई। ये स्मॉल m की वैल्यू हम यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। तो हम कह रहे हैं सो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाइज दैट, तो यहां जब हम पुट करेंगे स्मॉल c इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन इस m की जगह पर हमने ये nm रखा, n m और साथ में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? डेल्टा टी। तो ये जो m है, कैपिटल M, ये जो डिवाइड इक्वेशन की तरफ जाएगी क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो m c इज इक्वल टू डेल्टा q अपॉन n डेल्टा t। अच्छा, ये सारी चीज यानी डेल्टा q अपॉन n डेल्टा t, यही है डेल्टा q अपॉन n डेल्टा t। तो ये डेल्टा q अपॉन n डेल्टा t, ये हमारे पास क्या आ गया? मोलर स्पेसिफिक हीट। ओके, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर अगर आप देखें तो हमारे पास क्या है? कैपिटल M और C। ये जो स्मॉल c है ये क्या है? कॉमन स्पेसिफिक हीट। तो हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट दिस साइड एंड द कॉमन स्पेसिफिक हीट, ये जो स्मॉल c है। सो दिस इक्वेशन इज बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एंड कॉमन स्पेसिफिक हीट। ये जो राइट हैंड साइड है हमारे पास, ये राइट हैंड साइड हमें मोलर स्पेसिफिक हीट की एक न्यू डेफिनेशन दे रही है। और वो डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये तो हो गया मोलर स्पेसिफिक हीट ना, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? लेफ्ट हैंड साइड में m क्या है? हमारे पास है मोलर मास, और c क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जहां भी मल्टीप्लाई होते हैं वहां हम सवाल करते हैं ना प्रोडक्ट। तो मैं कहूंगा द प्रोडक्ट ऑफ मोलर मास and the specific heat capacity is called molar specific heat, right? एक तो molar specific heat की डेफिनेशन ये थी कि वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि एक मोल गैस का 1 डिग्री या 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है, उसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। बट फ्रॉम दिस डेरिवेशन वी कम टू द अनदर डेफिनेशन ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट, which says the product of the molar mass and the specific heat capacity gives the molar specific heat। ये अब आपको याद रहनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसके यूनिट निकालना चाहें तो इसके यूनिट क्या होगा? हीट के यूनिट हमारे पास होता है जूल्स, और मोल के यूनिट हमारे पास मोल होता है, MOL से लिखते हैं, और टेम्परेचर के यूनिट केल्विन। एक मिनट, तो जूल्स पर मोल पर केल्विन, जूल्स पर मोल पर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। जी आप बोलिए सर। मोलर स्पेसिफिक हीट का कोई सिंबल नहीं है? नहीं, मोलर स्पेसिफिक हीट का सिंबल अभी मैं लिखना नहीं चाह रहा, थोड़ी देर में आपको बता देता हूं, ठीक है, किसी वजह से। अभी फिलहाल इसको ऐसी जिस तरह मैं समझा रहा हूं उसी तरह देख लें आप लोग, ओके। अब देखिए, मोलर स्पेसिफिक हीट की हमारे पास 2 टाइप्स हैं। सवाल सबसे पहला तो ये कि 2 टाइप्स क्यों हैं? मैं वो 2 टाइप्स भी बता रहा हूं और 2 टाइप क्यों हैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो जरा इस डिस्कशन को गौर से देखिएगा, क्योंकि ये डिस्कशन जो मैं अभी आपसे कर रहा हूं, इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाएगा, हम थर्मोडायनेमिक्स वगैरह की बातें कर रहे होंगे, लेकिन हम उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे। उस डेरिवेशन में टाइप्स ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट यूज होगी। तो वहां पर मैं आपसे ये कहूंगा कि मैं आपसे ये डिस्कस कर चुका हूं कि मोलर स्पेसिफिक हीट की 2 टाइप क्यों हैं और 2 टाइप कौन सी और उनके नाम क्या है और उनके फॉर्मूलाज क्या है, राइट। तो यहां पर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है ताकि वहां पर आपकी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन रहे। अच्छा जी, जब हम मोलर स्पेसिफिक हीट की बात करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट की टाइप में मैं बात करने जा रहा हूं। आप जरा गौर से मिसाल को देखें जो मैं समझा रहा हूं।
ये मेरे पास एक सिलेंडर है और इसके ऊपर ये एक पिस्टन लगा हुआ है, और ये जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन की खास बात ये है कि ये पिस्टन है मूवेबल, राइट, यानी ये पिस्टन अप एंड डाउन मूव कर सकता है। इसके साथ में एक सिमिलर बिल्कुल यही मेरे पास एक सिस्टम है। इस दफा मैंने क्या किया, इसका जो पिस्टन है इसको मैंने नट लगाकर टाइट कर दिया, इसको फिक्स कर दिया और वेल्ड कर दिया। अब ये जो पिस्टन है ये मूव नहीं कर सकता। इस एग्जांपल को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाई कांस्टेंट वॉल्यूम? बिकॉज नाउ दिस पिस्टन इज फिक्स्ड to its position. It cannot move up or it cannot move down. So the volume remains the same. So that is why this is known as constant volume. Now when the piston is movable, movable piston का मतलब होता है हमारे पास constant pressure. ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा। हमारे पास थर्मोडायनामिक्स में भी जब हम बात करेंगे, हीट इंजन की बात करेंगे, जब भी पिस्टन मूवेबल होगा, सो थिंक आपने अपने जो दिमाग में जो बात बतानी है वो ये बतानी है कि द प्रेशर इज कांस्टेंट। व्हेन द प्रेशर इज कांस्टेंट तो द पिस्टन इज मूवेबल। ओके, सो ये ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आप इसको अपने ध्यान में रखिएगा कि मूवेबल का मतलब है कि आपका जो पिस्टन है उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कांस्टेंट है। ओके, सो ये दो कंडीशन है मेरे पास। यहां पर भी मेरे पास 1 मोल गैस है और यहां पर भी मेरे पास 1 मोल गैस है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 25 डिग्री है और मैंने 26 यानी 1 डिग्री इंक्रीज करना है। सिमिलर स्टोरी गोज हियर, 25 से मैंने 26 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करना है। सेम गैस है और सेम अमाउंट है, अमाउंट भी 1 मोल है, गैस भी सेम है, टेम्परेचर भी इनिशियल सेम था और मैंने फिक्स 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है। तो मुझे हीट प्रोवाइड करनी है 1 डिग्री टेम्परेचर को चेंज करने के लिए। सबसे पहले मैंने हीट प्रोवाइड की इसको, तो जब मैंने 1 मोल गैस को हीट प्रोवाइड की ताकि वो अपना टेम्परेचर चेंज करे, अभी मैं एक वैल्यू भी अपनी तरफ से मान लेता हूं, ठीक है। मैं वैल्यू ये ले लेता हूं कि मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 10 जूल अगर मैं हीट देता हूं, कितनी? 10 जूल। ये मैं अपनी तरफ से सपोज कर रहा हूं। मैं सपोज कर रहा हूं कि अगर मैं 10 जूल हीट देता हूं 1 मोल गैस को, तो वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज कर लेगी। ओके, मैंने 10 जूल हीट प्रोवाइड की इसको कांस्टेंट प्रेशर वाले को। जैसे हीट प्रोवाइड की, गैस के मॉलिक्यूल की मोशन तेज हुई हीट प्रोवाइड होने की वजह से, और उन्होंने मोशन तेज हुई तो उनकी जो कोलिजन थी दीवारों के साथ सब जगहों पे वो तेज हो गई। उन्होंने प्रेशर अप्लाई किया और उनको पता चला कि पिस्टन को वो मूव करवा सकते हैं और पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया। जब पिस्टन मूव करके ऊपर चला जाएगा, जहां पे पिस्टन था यहां से मूव करके पिस्टन ऐसे ऊपर चला गया, तो जब भी कोई चीज मूव करती है तो वो कुछ एनर्जी खर्च करती है, या एनर्जी से ज्यादा बेहतर लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं, वर्क यूज होता है, राइट। तो मैंने जो 10 जूल दिए थे उसमें से पिस्टन मूव होने के लिए फर्स्ट कर लीजिए जनाबे वाली 3 जूल लग गए। सो 10 जूल में से 3 जूल किस चीज पे खर्च हो गए? इस पिस्टन को मूव करवाने में खर्च हो गए। सो 10 जूल में से 3 जूल इस बात पे खर्च हो गए कि पिस्टन मूव करके ऊपर चला गया। हम नहीं चाहते थे कि पिस्टन मूव करे, हमने तो ये हीट दी थी गैस के मॉलिक्यूल को ताकि वो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें। अब अगर 10 में से 3 जूल वर्क में खर्च हो गए तो गैस को कितने मिले? 7 जूल। क्या करे भाई, 10 में से 3 तो पिस्टन को मूव कराने में खर्च हो गए तो गैस को कितने मिले? 7 जूल। क्या 7 जूल लेने के बाद 25 से 26 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करेगी गैस? द आंसर इज नो, नहीं करेगी, क्योंकि गैस कहेगी मुझे 10 जूल दो। हम कहेंगे हमने तो आपको 10 जूल दिए, वो बोलेगी नहीं, उसमें से 3 जूल तो पिस्टन को मूव कराने में खर्च हो गए, तो मेरे पास तो 7 जूल आए हैं, आप मुझे 10 जूल जब तक नहीं दोगे मैं 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज नहीं करूंगी, नहीं कर सकती। हम कहेंगे भाई हमने तो आपसे नहीं कहा था ना कि आप पिस्टन मूव करो, लेकिन मजबूरी हमारी है, हमें तो देने पड़ेंगे 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए। तो हमने 3 जूल और दिया, तो जनाब अली 13 जूल पर जाकर इसने क्या किया? 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज किया। ये एक्स्ट्रा जो हीट देनी पड़ गई है ऐसी देनी पड़ गई क्योंकि पहले जो हमने हीट दी थी उसका एक हिस्सा किसमें खर्च हो गया? वर्क में। ये मिसाल समझ में आ गई। जब हम कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो इसे हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। दिस इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सीपी से। सीपी अब सिंबल आ गया,
और इसका फॉर्मूला डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। फॉर्मूला रिमेन्स द सेम, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज के एक मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितनी हीट देनी है, किस पे, T स्टैंड फॉर कांस्टेंट प्रेशर पे। अब इधर आ जाओ जनाब, यार सेम 1 मोल गैस है, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, मेरी कैलकुलेशन मुझे बता रही है यू हैव टू प्रोवाइड 10 जूल ऑफ द हीट। मैंने इस गैस को 10 जूल हीट प्रोवाइड कर दी, इस गैस को 10 जूल हीट प्रोवाइड की, इसकी मॉलिक्यूलर मोशन तेज हुई, उन्होंने पिस्टन पे जोर लगाया, लेकिन आप देख सकते हैं पिस्टन को हमने वेल्ड किया हुआ है, पिस्टन कैन नॉट मूव। सो सारी की सारी 10 जूल किसके पास चली गई, गैस के पास चली गई। तो गैस को सारी की सारी 10 जूल मिल गई, गैस का अपना टेम्परेचर 1 डिग्री इंक्रीज कर लिया, हमें एक्स्ट्रा हीट नहीं देनी पड़ी। तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट हमने 1 मोल गैस को दी, किस पर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसको हम कहते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CV से, और इसका फॉर्मूला भी वही है, डेल्टा क्यू अपॉन एन डेल्टा टी। तो 1 मोल गैस का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए जितनी हीट हम देंगे, V स्टैंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम पे, वो हमेशा मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम कहलाएगा। एक तो ये दो बातें हैं। अब हम देख सकते हैं कि Cp यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हमेशा ज्यादा होती है मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम से। वॉल्यूम पे हीट क्यों कम देनी पड़ती है, आपको रीजन समझ में आ गई होगी, क्योंकि वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम पे पिस्टन कैन नॉट मूव, no energy, no work is required, so all the provided heat will become the heat of the system, so system increases temperature। constant pressure पे हमें क्यों हीट ज्यादा देनी पड़ी, क्योंकि a part of the provided heat a part of the provided heat become the work done by the piston, the work done by the system, okay, and we have to provide some extra heat to increase the temperature by 1 degree। तो कांस्टेंट प्रेशर पे आपकी दी हुई हीट का कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाता है, आपको और हीट देनी पड़ती है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट हमेशा ज्यादा देनी पड़ती है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कम देनी पड़ती है। ये हो गई हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट की दो टाइप। क्यों दो टाइप है वो भी आपकी बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा, क्योंकि किसी भी गैस को 1 मोल किसी भी गैस को हीट अप करने के दो तरीके हैं। किसी भी गैस को जब आप हीट प्रोवाइड करते हैं, यू हैव टू मेथड। नंबर 1, you can provide heat at constant pressure, or you can provide heat at constant volume. So if there are two methods to provide heat to a gas, so there are two types of the molar specific heat: constant pressure, constant volume। constant pressure में हमेशा heat ज्यादा होगी, constant volume में हमेशा कम होगी। अब जिस डेरिवेशन की मैं आपसे बात कर रहा था, जो अभी तो नहीं आएगी, आगे चल के वो डेरिवेशन आएगी, क्योंकि उसके लिए कुछ मजीद चीजें हमें चाहिए उस डेरिवेशन को करने के लिए, वो अभी तक हमने पढ़ी नहीं है। वो हमारे पास क्या है डेरिवेशन, वो ये है कि जब भी ज्यादा में से कम को माइनस करें, ज्यादा में से कम को माइनस करें, तो वो हमेशा किसके बराबर होता है, एक कांस्टेंट होता है जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कई दफा ये आ चुका है हमारी स्टडी के अंदर। तो जब भी ज्यादा हीट वाले में, ज्यादा मोलर स्पेसिफिक हीट में से कम वाले को माइनस करें, तो ये R के बराबर होता है। ये हम प्रूफ करेंगे, अभी बता रहा हूं। लेकिन जिस वक्त ये डेरिवेशन आगे चलकर आएगी, कि मैं कहूंगा कि आज हम डेरिवेशन करने वाले हैं Cp माइनस Cv इक्वल टू R, तो आपने वहां पर हैरान नहीं होना, बल्कि आपको ये तमाम चीज याद होनी चाहिए, आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप बोलेंगे यस वी नो कि Cp हमेशा ज्यादा होता है, Cv हमेशा कम होता है, इन दोनों का डिफरेंस हम कुछ ना कोई वैल्यू होती है, वो वैल्यू हम प्रूफ करने जाएंगे किसके बराबर होती है, R के बराबर। ओके, तो दिस इज द होल स्टोरी अबाउट द मोलर स्पेसिफिक हीट। So the molar specific heat represented by C, but Cp या Cv, there are two differentiation या two, ये कहना चाहिए कि तरीके, उस वजह से Cp और Cv लगा रहे थे, लेकिन फार्मूला चेंज नहीं होगा, ना यूनिट चेंज होगा, जूल्स पर मोल पर केल्विन। ओके गुड, समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आप मुझे चैट में भी लिख के दे सकते हैं वो क्वेश्चन, और अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप क्वेश्चन पूछ लीजिए। नीचे क्या लिखा हुआ है सर? एन यू है या एन है? एन ओके सर। एन